हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं और हम लोगों ने इस पर बहुत सी प्रश्नोत्तरियां कर ली हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है, और आपके सामने ऑप्शन है साम्यदंड मार्तंड, सुधाकर, सत्यदीपक, उदंत मार्तंड। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ये पत्रिका हिंदी की पहली पत्रिका है जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। देखिए, इसका डेट भी याद करिए, क्योंकि डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली जो पत्रिका थी उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुई थी। सन भी पूछा जाता है और एक जगह ये भी पूछा था कि किस दिन प्रकाशित हुई थी, तो मंगलवार को। और ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो कलकत्ता से। इसके बाद एक प्रश्न इस पे और बनता है कि ये किस प्रकार का पत्र था। दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, ऐसे में तो साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद एक प्रश्न और इसका बनता है कि इसके संपादक कौन थे, तो जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। जुगल किशोर। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को जानते होंगे। यदि नहीं जानते रहे होंगे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब रैंडम क्वेश्चन बन जाता है ना तो कठिन लगने लगता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन गया कि उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र है, और आपके सामने ऑप्शन है मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, अर्धवार्षिक, तो कन्फ्यूजन में इतना नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जब नहीं आता है तो बहुत कठिन लगने लगता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम क्या है। मारवनी, राधा, दमयंती, शकुंतला। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। देखिए, राजस्थानी में क्या होता है ना कि अड़ को न भी पढ़ा जाता है, तो ये अड़ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़। ये जो आपका रचना है ढोला मारूरा दूहा, इससे एक प्रश्न और बना था कि ये कहाँ की प्रसिद्ध लोक कथा है या प्रेम काव्य है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इसमें मारवाणी, ये जो राजकुमारी है और राजकुमार जो है ढोला, इन दोनों की प्रेम कथा वर्णित है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंच, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी का जो पहला इतिहास था वो हिंदी में नहीं लिखा गया। सबसे पहले दूसरे भाषा में लिखा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में किसने लिखा था, मान लीजिए ये भी तो आपका प्रश्न बन सकता है। तो आप बता सकते हैं कि गारसा दतासी। गारसा दतासी। इसके बाद गारसा दतासी के इतिहास का क्या नाम है, तो इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1839 ईस्वी में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था और 1847 में इसका जो दूसरा भाग था वो प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए।
आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, कि निम्नलिखित में से किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल को। देखिए, स्वर्ण युग और स्वर्ण काल दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। स्वर्ण युग आपके श्याम सुंदर दास बोले हैं, और स्वर्ण काल आपके ग्रियर्सन बोले हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन में स्वर्ण युग ही है और ऑप्शन में दिया गया है ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन ही सही हो जाएंगे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पहला प्रश्न ही था, उदंत मार्तंड। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह वक्तव्य किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस प्रश्न को हमने भी गलत किया है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया था मेरे लिए कि अवधि में कन्फ्यूजन थी कि अवधि होगा कि नहीं होगा, ब्रज करें कि ना करें। और बगल वाले स्टूडेंट, 3-4 स्टूडेंटों के डेस्क पे जो उनकी OMR थी वो दिख रही थी कि सब अवधि लगाए हैं। कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं अकेले ब्रज भाषा क्यों टिक करूं, सब लोगों को कॉन्फिडेंस होगा। इसके चक्कर में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। आप लोग इसको फिलहाल गलती ना करिए। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। इसको याद करने का एक ट्रिक है, जो तुलसीदास की रचनाएं हैं उसमें वली, जिसके अंत में वली है वो सभी ब्रज भाषा की रचना है। यानी इनकी 4 रचनाएं आती हैं जिसके अंत में वली हैं, और इसके अलावा एक विनय पत्रिका हो गई और एक वैराग्य संदीपनी हो गए। इन तीनों को आप लोग याद रखे रहिए, इससे आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। वली, इसमें कवितावली, दोहावली, गीतावली, इस तरह से विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, ये सभी ब्रज में हैं। इसके अलावा जितनी रचनाएं हैं वो अवधि में है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, नंददास किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ, परमानंद दास, वल्लभाचार्य, सूरदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि अष्ट छाप में सबसे छोटे जो थे वो नंददास ही हैं, और जो नंददास हैं वो आपके विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, और जो विट्ठलनाथ हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और जो वल्लभाचार्य हैं वो विट्ठलनाथ के पिताजी हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? रामानुज, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, रामानंद। तो ये प्रश्न तो हम सभी लोग जानते हैं कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की। देखिए, प्रश्न भले ही हमको सरल लग रहा हो, लेकिन यदि
कन्फ्यूजन हो गई कि वल्लभाचार्य हैं कि विट्ठलनाथ हैं, तो ये मान के चलिए कन्फ्यूजन बहुत लेंदी हो जाएगी कि इतना सरल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसको वल्लभाचार्य के बेटे विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में स्थापित किया। ये चीज़ ध्यान दीजिए आप। इसके बाद 10वां प्रश्न है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। ये पंक्ति किसकी है? मलुकदास, रज्जब, कबीर, रैदास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कि हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं डॉक्टर राजबली पांडे, धीरेन्द्र वर्मा, अज्ञेय, रामकुमार वर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि हिंदी साहित्य पीठिका के रचनाकार कौन है। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजबली पांडे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? आपके सामने ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जायसी की। यह जायसी की रचना है जिसमें चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी वर्णित है। जो चित्ररेखा है वो नायिका है, चित्ररेखा और प्रेम कुंवर, प्रीतम कुंवर है, प्रेम कुंवर नहीं, प्रीतम कुंवर, इनकी प्रेम कहानी वर्णित है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 कि नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण, निर्गुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण, निर्गुण। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके देख लीजिए, इससे आपकी स्पीड अच्छी रहेगी और वीडियो स्लो भी नहीं दिखेगी। इसका आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सगुण निर्गुण। पहले सगुण धारा में थे, फिर निर्गुण काव्य की उपासना करने लगे। जैसे इसमें क्या हुआ ना कि एक प्रचलित लोक कथा है, आप लोग जानते भी होंगे कि इनको जैसे भ्रमण पे जाना था, देश भ्रमण पे, तो ये जाने को तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि मैं विठोबा जी से दूर नहीं जा सकता हूँ, उनका नित्य कर्म, आरती, वंदना, ये सब चीज़ें हम जाने से छूट जाएंगी। तो इस पर इनके गुरुजी ने समझाया था कि मतलब जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। निराकार ब्रह्म की मतलब एक तरह से दीक्षा टाइप में दिए थे। और इनके एक प्रयोग भी हुआ था जिसमें ये ठहराया गया कि इनको कच्चा घड़ा ठहराया गया, कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े। ये भी प्रश्न बनता है कि किसको कच्चे घड़े ठहराया गया था? तो नामदेव जी को। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर है आपका 14 कि अच्छा कवि जीवन की व्याख्या करता है तो एक अच्छा आलोचक हमें यह व्याख्या समझाने में सहायक होता है। इस समालोचना के उद्देश्य को किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, ड्रायडन, प्रसाद, प्रेमचंद। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 मन रे परस हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। किसकी पंक्तियां हैं? नंददास, रसखान, मीराबाई, सूरदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। इसके बाद आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 16, यह प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार, वीर तीनों में लिखा है? भूषण, पद्माकर, सूदन, लाल कवि। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। इन्होंने वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस सभी में रचनाएं की हैं। इनकी रचना आप लोग देख लीजिए। जैसे इनकी जो भक्ति रस की रचना थी वो प्रबोध पचासा है। प्रबोध पचासा। इनकी जो श्रृंगार रस की रचना है वो जगत विनोद है। और इनकी वीर रस की जो रचना है वो हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, कि हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? श्रीधर पाठक, अज्ञेय, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। 17 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किया और ये संपादन इनका था 1877 ईस्वी का। ये पत्रिका जो थी वो प्रयाग से निकलती थी और इस पत्रिका का जो प्रकार था वो मासिक तरह की पत्रिका थी। तो आप लोग इस तरीके से 3 प्रश्न तैयार कर लिए हैं इसमें कि ये कब निकली थी, कहाँ से निकली थी, किस प्रकार की पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे। अगला प्रश्न कि हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन हैं? धीरेन्द्र वर्मा, अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, प्रसाद। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी भाषा का विकास है इसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 10 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1950, 1 मई 1950। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। इसी दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। बाकी इस प्रश्न को बताइए कि संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है कि गुप्त गोदान किसका उपन्यास है? गंगा प्रसाद गुप्त, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, अज्ञेय। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री, 1913 ईस्वी। इन्होंने ये गुप्त गोदान उपन्यास लिखा है। इसके बाद हम 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है भारतेंदु, नगेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान, भारतेंदु जी ने नारा दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कि निम्नलिखित में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? बताइए कि इनमें से कौन सी रचना है जो ब्रजभाषा में है। आपके सामने ऑप्शन है आंसू, चित्रधारा, महाराणा का महत्व, कामायनी।
तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्रधारा। ये प्रसाद की ब्रज भाषा की जो कविताएं थीं उनका संकलन है, ब्रज भाषा कविता का संकलन है। चित्रधारा। इनकी जो प्रेम पथिक थे वो भी ब्रज भाषा के ही संकलन है, कविताओं का प्रेम पथिक, ये भी ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर कि प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? सुदर्शन, मुंशी, धनपत राय, गणपत राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धनपत राय। ये प्रेमचंद के बचपन का नाम था। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 कि नरेश मेहता कृत समय देवता किस विधा से संबद्ध है? कविता, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। सही उत्तर का चयन करिए कि समय देवता जो इनका रचना है वो किस विधा की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये कविता है उनकी, नरेश मेहता। अगला प्रश्न कि राहु के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक। सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक। इन्हीं के कवियों को राहु के अन्वेषी कहा जाता है, ये आज्ञे जी का स्टेटमेंट है। और एक प्रश्न और बनता है, जैसे ऑप्शन देकर के पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया रहता है कि प्रथम तार सप्तक। तो जैसा कि प्रथम तार सप्तक कभी आया नहीं था, ठीक है, आपका जो प्रथम तार सप्तक था उसका नाम था तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक नाम नहीं था। तो ऐसे ऑप्शन में जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, और उसके सामने और ऑप्शन चौथा, तीसरा, तीसरा सब दिया रहता है, तो यही आपका निगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये नहीं है, सिर्फ तार सप्तक था। अगला प्रश्न 26 नंबर, आधार पर नायक के कितने भेद माने जाते हैं? 4, 5, 10, 3। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए, आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नायक जो हैं शील के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोधत्त। यही आपके 4 प्रकार के नायक हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, सुनीति कुमार चटर्जी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि सही उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी ने सर्वप्रथम इतिहास लेखन का प्रारंभ किया, जो कि फ्रेंच भाषा में था, फ्रेंच में, और इनके इतिहास का नाम था इस्तवार दलाल लिटरेतुर हिंदुस्तानी। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा, पुष्यदंत, स्वयंभू, शालिभद्र सूरि। सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। ये छोटा ही प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इनमें जितने कवि हैं सबको किसी न किसी ने पहला कवि माना ही। तो जैसा कि
राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। अब सरहप्पा को किसने पहला कवि माना है? तो राहुल जी, राहुल सांस्कृत्यायन। आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं मतलब आ रही हों या कुछ इम्पोर्टेंट लगे, सभी चीज़ों को तो नोट किया नहीं जा सकता है। पुष्यदंत को किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर इनको अपभ्रंश का प्रथम कवि मानते हैं। शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपत चंद्रगुप्त। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और इसमें छूट रहा है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब्दुर रहमान इनको पहला कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इनको आदिकाल का पहला कवि माना है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। अनभय वाणी किसकी रचना है? कबीर, तुलसी, नानक देव, दादू दयाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 31। आनी देह बोढ़ानी पंक्ति किस कवि की है? कृष्णदास, नंददास, छित स्वामी, सूरदास। 31 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। ये पंक्ति सूर की है। 32 नंबर। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? औरंगजेब, वीर सिंह, शिवाजी, शाहजहां। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि भूषण जो थे उनके आश्रयदाता कौन? तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी जो थे उनको भूषण को आश्रय दिए थे। बाकी एक और राजा थे जो भूषण को आश्रय दिए थे, वो थे छत्रसाल। इसीलिए भूषण एक जगह लिखते हैं कि शिवाजी को बखानू की छत्रसाल को, क्योंकि भूषण के जो पालकी थी उसको कंधा दिए थे, तो इसलिए वो ये पंक्ति कह गए। अगला प्रश्न है कि रस कलश के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। 33 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध जी। रस कलश को 1940 में हरिऔध जी ने लिखा। अगला प्रश्न 34 नंबर। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने ही छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, यह किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं मानते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, रामविलास शर्मा। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दिनमान पत्रिका के संपादक हमारे अज्ञेय जी रहे हैं। बाद में रघुवीर सहाय ने बहुत दिनों तक संपादन किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। अजातशत्रु किस प्रकार का नाटक है? पौराणिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, सामाजिक। तो जैसा कि प्रसाद के ज़्यादातर नाटक जो हैं वो ऐतिहासिक नाटक ही हैं, तो अजातशत्रु नाटक भी ऐतिहासिक नाटक है। कब लिखा गया था? तो 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे उन कवियों को क्या कहा जाता था जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, तो आचार्य उनको संबोधित किया जाता था। जो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं वो सभी आचार्य हैं, रीतिबद्ध, क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं नगेंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रीति काव्य की जो भूमिका है उसको डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। अगला प्रश्न 39 कि धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, बलदेव सिंह, सुदामा पांडे, विश्वनाथ शर्मा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल इनका वास्तविक नाम रहा है। अगला प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न है स स स किस प्रकार की ध्वनियां हैं? कंठ, दंत, तालव्य, ऊष्म। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्म ध्वनियां हैं। स स स स ह भी इसमें शामिल है उसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? और आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। 41 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो ग्रीम नियम की ध्वनियां हैं उनकी जो किस भाषा की हैं, तो वो जर्मन की हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार कहा जाता है? यशपाल, रेणु, प्रेमचंद, वृंदावनलाल वर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। सबसे पहले आदर्शवादी उपन्यास लिखे, फिर यथार्थवादी, फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण के रचयिता का क्या नाम है? मम्मट, विश्वनाथ, कुंतक, अभिनवगुप्त। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मम्मट जी ने 14वीं सदी में साहित्य दर्पण लिखा था। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? निर्मल वर्मा, उषा प्रियमदा, इलाचंद जोशी, राजेंद्र यादव। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलाचंद जोशी। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है कि तार शतक का संपादन किसने किया? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो तार शतक है इसका संपादन अज्ञेय जी ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न, वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, कल्पना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा, क्योंकि प्रतिभा के अभाव में काव्य की रचना नहीं की जा सकती है। इसे कवित्व का बीज माना जाता है। प्रतिभा को
कवित्व का बीज माना जाता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्मनाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापते थे? त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनामदास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से ये कविता करते थे, छद्म नाम से। अगला प्रश्न, जिला पूर्णिया किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। इसी में पूर्णिया जिला के मेरीगंज की कथा कही गई है। बाकी आधा गांव में गंगौली की कथा है, विश्रामपुर का संत में शिवपालगंज की कथा है। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, शिवपालगंज की कथा। अगला प्रश्न 49 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई? 1930, 1932, 1934, 1936। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जिसके अध्यक्ष आपके प्रेमचंद जी थे। बाकी 3 लोगों ने यह मिलकर किया था, मुल्क राज आनंद, शिवदान सिंह चौहान और प्रेमचंद। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नोत्तरी में आगे के प्रश्नों पर बात करेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। इन्होंने ही आषाढ़ का एक दिन नाटक जो लिखा था 1958 ईस्वी में। इसमें कालिदास का जीवन चरित्र है, अंबिका, मल्लिका, ये सब पात्र हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर पीछे की प्रश्नोत्तरी आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं।